हेलो माय डियर पैशनेट नीट एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE नीट। मैं हूं डॉक्टर रितिका भारद्वाज, आपकी बायोलॉजी मेंटर। आज के इस सेशन में मैं आपके लिए लेकर आई हूं जो किंगडम मोनेरा हम पढ़ रहे थे। हमने 2 पार्ट उसके कंप्लीट कर लिए थे, बैक्टीरिया एज वेल एज एक्टिनोमाइसिटीज, और आज मैं लेकर आई हूं माइकोप्लाज्मा। आज हम बात करेंगे माइकोप्लाज्मा के बारे में कंप्लीट डिटेल में, और इसके साथ कुछ और भी रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको वो पता चलेगी। अब ये जो माइकोप्लाज्मा है, ये आज से पहले भी क्या आपने कहीं पढ़ा है? तो मैं आपको बता दूं, हाँ बिल्कुल पढ़ा है। टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप इसके बारे में नहीं जानते हैं, क्योंकि ये माइकोप्लाज्मा का नाम आपने पहली बार तब सुना था जब फर्स्ट टाइम सेल चैप्टर पढ़ा था क्लास 8th में। उस समय कहाँ पढ़ा था वो भी बता देती हूँ। हमने साइज ऑफ सेल पढ़ा था, शेप ऑफ सेल पढ़ा था। तो उस समय जब हमने साइज ऑफ सेल पढ़ा था तो वहां पढ़ा था स्मॉलेस्ट सेल कौन सा होता है। तो स्मॉलेस्ट सेल होता है माइकोप्लाज्मा, जिसका आपने शॉर्ट फॉर्म पढ़ा था PPLO, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। क्लियर, याद आ गया? वहीं पर माइकोप्लाज्मा पढ़ा था। ये सेम माइकोप्लाज्मा है, कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे आप डरें। तो माइकोप्लाज्मा के बारे में बात करते हैं आज के सेशन में। आइए सेशन को स्टार्ट करें और सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारा कोर्स क्या है। नीट का जो कोर्स है उसका मॉड्यूल क्या है, उसको हम कैसे पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन की। हर टॉपिक को पूरी तरीके से हम पढ़ते हैं, पूरा एक्सप्लेनेशन आपको मिलता है। उसके बाद मिलता है डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, जहां पर आपको PDF मिल जाता है लिंक में, डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको डाउनलोड करने के लिए PDF मिलेगा। वहां से क्वेश्चन को सॉल्व करिए। क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद उसका सोल्यूशन देखने वापस आइए, क्योंकि मैं प्रोवाइड करूंगी डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम के सोल्यूशंस। उसके बाद हम बात करते हैं चैप्टर वाइज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की। उसके बाद आपको एक लिस्ट मिलती है जहां पर सब कुछ मेंशन रहता है कि कौन से साइंटिस्ट ने इस पूरे चैप्टर में इन्वॉल्व होकर काम किया है, उनका क्या कंट्रीब्यूशन था, किस ईयर में उनने काम किया था, क्योंकि इस पोर्शन से स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आते हैं नीट के एग्जाम में। तो लिस्ट ऑफ साइंटिस्ट ईयर्स एंड देयर डिटेल्स। फिर आता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो पहले आ चुके हैं, अगर हम उसे प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हमारी तैयारी पूरी नहीं हो पाएगी। तो वो भी चीज़ आपको मैं प्रोवाइड करूंगी। डाउट सॉल्विंग सेशंस, आप अपने डाउट्स भेज दीजिए और आपका एक सेशन अपन रखेंगे जहां पर हम डाउट सॉल्व करेंगे। लेकिन उसके लिए आपको कनेक्टेड रहना है, प्रॉपर इंटरेक्शन में रहना है मेरे साथ। ओनली देन हम इस चीज को प्रॉपरली कर पाएंगे डाउट सेशन वाले को। बाकी तो मैं आपको सारी चीज खुद से भी करा दूंगी, लेकिन आपका इंटरेक्शन मेरे साथ बहुत जरूरी है, आपका डाउट पूछना जरूरी है। वीकली टेस्ट पेपर, वीकली टेस्ट पेपर्स आप सॉल्व कर सकते हैं, वो मिलेगा। फिर होगा, हाँ फिर बहुत बारी ऐसा होता है कि कंसिस्टेंटली पढ़ाई नहीं हो पा रही है, स्ट्रेस हो रहा है, एंग्जाइटी हो रही है, टेंशन हो रही है, मैनेज नहीं हो रहा है, स्कूल कैसे जाएं, वीडियो कैसे देखें, नोट्स कैसे बनाने हैं, कैसे 360 मार्क्स हम गेन कर सकते हैं बायोलॉजी में, या 350 मार्क्स कम से कम गेन करें, इस बारे में हम डिस्कशन करते हैं। उसके बाद चैप्टर वाइज 1 शॉट रिविजन। जब चैप्टर कंप्लीट हो जाता है 1 शॉट रिविजन प्रोवाइड किया जाएगा, एंड देन फॉलोड बाय ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। ये सारा हमारा कोर्स मॉड्यूल है, जिसके हिसाब से हम अपना पूरा नीट का जो कोर्स है उसको प्रिपेयर करेंगे। That's it. Now, starting with माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा जो होता है, मैंने आपको बताया, वो सबसे छोटा सेल है। तो इसकी इंपॉर्टेंट बात जो हमें याद रखनी है वो क्या है? याद रखने वाली बात यह है कि माइकोप्लाज्मा इज द स्मॉलेस्ट सेल, स्मॉलेस्ट सेल, और इसी को बोला जाता है, इसी को बोला जाता है PPLO, यानी कि प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, जो क्या करता है? निमोनिया कॉज कराता है। निमोनिया तो सबने सुना है, तो माइकोप्लाज्मा सब समझ गए। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा सिंपल सेल होता है, इसीलिए इसके बारे में बहुत ज़्यादा हमें बहुत एक्सेसिव कुछ नहीं पढ़ना। इतना छोटा सा सेल है, बेचारे में जगह ही नहीं है, जगह ही नहीं है, चीज़ें ही कम है उसके अंदर, और वो भी हम किंगडम मोनेरा में पढ़ रहे हैं। हमें मालूम है कि सेल कैसा होगा, प्रोकैरियोटिक होगा। सेल के सारे फीचर्स हम डिस्कस कर चुके हैं। अब बची हुई बातें माइकोप्लाज्मा के बारे में क्या है। माइकोप्लाज्मा आर ऑर्गेनिज्म दैट कंप्लीटली लैक अ सेल वॉल। कोई भी सेल वॉल
माइकोप्लाज्मा के पास नहीं होती। अब ये जो फीचर है ये बाकी ऑर्गेनिज्म से थोड़ा अलग फीचर है। क्यों? क्योंकि जब बैक्टीरिया पढ़ा था तो वो सेल वॉल प्रेजेंट है, कैप्सूल प्रेजेंट है और स्लाइम लेयर प्रेजेंट है, ये सब भी पढ़ा था। तो यहाँ पर माइकोप्लाज्मा की खास बात ये होती है कि इसके पास सेल वॉल नहीं होती। ठीक, दे आर दी स्मॉलेस्ट लिविंग सेल नोन, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। दे कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। सबसे अच्छी बात यह है कि चाहे ऑक्सीजन हो चाहे ऑक्सीजन ना हो फिर भी ये ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर जाते हैं। और ऐसा ही हमने कुछ पढ़ा था जब हमने एक्टिनोमाइसिटीज पढ़ा था कि जब ऑक्सीजन है या ऑक्सीजन ना है, दोनों सिचुएशन में दे आर केपेबल ऑफ स्टेइंग अलाइव, दोनों सिचुएशन में वो सर्वाइव कर जाते हैं। मेनी माइकोप्लाज्मास आर पैथोजेनिक इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। बहुत सारे माइकोप्लाज्मा प्लांट्स में और एनिमल्स में डिसीज करा देते हैं, तभी इसे बोला गया है पैथोजेनिक। तो पैथोजेनिक का मतलब होता है डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स, डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स। ठीक है, तो many mycoplasma are pathogenic in animals and plants। प्लांट्स में भी डिसीज करा रहा है, एनिमल में भी करा रहा है। ये तो मैंने ऊपर ही बता दिया था जहां पर मैंने बताया था कि PPLO प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, PPLO हो गया। ठीक है, तो ये माइकोप्लाज्मा जो है इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है वो थोड़ा देख लेते हैं। इसके स्ट्रक्चर में बाहर लाइपोप्रोटीन की मेम्ब्रेन होती है। लाइपोप्रोटीन मेम्ब्रेन का क्या मतलब होता है? लाइपोप्रोटीन का मतलब होता है जहां पर मेम्ब्रेन बनी है लिपिड की और प्रोटीन की। वर्ड से समझो, लाइपो मतलब लिपिड है, प्रोटीन का प्रोटीन, तो लाइपोप्रोटीन की मेम्ब्रेन होती है। ये जो ग्रीन कलर की आपको मेम्ब्रेन दिख रही है ये हमारी क्या है? मेम्ब्रेन। जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ऐसे लाइपोप्रोटीन एक मेम्ब्रेन है। ठीक, इसके बाद इसके अंदर ये पर्पल कलर के छोटे छोटे आपको डॉट्स दिख रहे हैं, ये सॉल्यूबल प्रोटीन है जो साइटोप्लाज्म में आपको मिल रहा है। फिर सॉल्यूबल आरएनए है ना, सॉल्यूबल आरएनए, छोटे छोटे आरएनए प्रेजेंट होते हैं। अब क्योंकि ये सिंपल सेल है तो इसमें कुछ भी ऐसे न्यूक्लियस के अंदर सेंटर में सिचुएटेड नहीं है, सब कुछ सेल में फैला हुआ है। और उसके बाद आपको एक ऐसे ब्लैक कलर का ऐसा कुछ पड़ा हुआ फिलामेंट दिख रहा है, दैट इज डीएनए, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, और आरएनए क्या है? राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो हमें ये समझ में आ गया कि ये प्रेजेंट है। उसके बाद ग्रीन कलर के बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, तो ये ग्रीन कलर के बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स हैं राइबोसोम्स। राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसाइज करेंगे। तो ये सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं माइकोप्लाज्मा के सेल में। क्या क्या हमने पढ़ा, क्या क्या प्रेजेंट होता है? देखो, अब जगह यहाँ पे कम है, मैं यहाँ लिख देती हूँ। हमने ये पढ़ा कि हमारे पास सबसे पहले प्रेजेंट है लाइपोप्रोटीन की लेयर, लाइपोप्रोटीन की बनी हुई मेम्ब्रेन है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास डीएनए है, उसके बाद हमारे पास आरएनए है, उसके बाद हमारे पास राइबोसोम्स हैं, राइबोसोम्स भी हैं। फिर हमारे पास प्रोटीन सिंथेसाइजिंग सॉल्यूबल प्रोटीन है, सॉल्यूबल प्रोटीन है, ऐसे ही सेल में पड़ा हुआ है ना। और कुछ तो नहीं बच गया, बस हो गया सारा। ठीक, तो ये इतनी चीजें प्रेजेंट होती हैं कहाँ पर? हमारे माइकोप्लाज्मा के सेल के अंदर। सेल इंक्लूड्स ऑल दीज थिंग्स, सेल इंक्लूड्स ऑल दीज थिंग्स। क्लियर? तो ये बात हो गई हमारी माइकोप्लाज्मा के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। अब एक इंपॉर्टेंट बात आती है, हमने पिछले सेशन में एक्टिनोमाइसिटीज जहां पढ़ा था वहां हमने बोला था कि वो कैसे बैक्टीरिया होते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, माइकोप्लाज्मा के जनरल कैरेक्टर्स तो हम समझ गए। ठीक है, अब एक बार हम फोकस करेंगे कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव क्या होता है। वैसे मैंने आपको वहां बता दिया था कि जो ग्राम स्टेनिंग के दौरान स्टेन को अब्सॉर्ब कर ले वही ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पॉजिटिव रिजल्ट देता है तो कहलाता है, और अगर स्टेन को अब्सॉर्ब नहीं कर पाया तो नेगेटिव हो जाएगा टेस्ट, तो नेगेटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अच्छा, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का जब हम कंसेप्ट पढ़ने जाते हैं तो इंपॉर्टेंट क्यों है ये पढ़ना कि कौन सा बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव है और कौन सा बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव है। व्हाई डू वी नीड टू नो दिस?
क्या ज़रूरत है। ऐसी बहुत सारी स्टडीज़ होती हैं, ऐसी बहुत सारी डिसीजेज़ होती हैं, बहुत सारे इन्फेक्शंस होते हैं, बहुत सारे ऐसे कहना चाहिए कि थ्योरी निकल के आ जाती है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की, जहाँ पर जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं इसको एग्जाम्पल से समझाती हूँ, किसी ऑर्गेनिज्म, कोई मान लो तुम डॉक्टर बन जाओगे अब, है ना, तो डॉक्टर बनने के बाद तुम्हारे पास कोई पेशेंट आया, वो कह रहा है कि मुझे बॉडी में किसी भी जगह, हो सकता है हाथ में, हो सकता है पैर में, कहीं पर भी स्किन में थोड़ा इन्फेक्शन हो गया। इन्फेक्शन कैसे पता चला होगा आपको? कुछ स्वेलिंग दिख रही होगी, कुछ रेडनेस दिख रही होगी, वहाँ का थोड़ा टेम्परेचर भी बढ़ा हुआ होगा और पेन भी हो रहा होगा, हो सकता है उसकी वजह से फीवर भी आ जाए। तो आप समझ गए कि कोई इन्फेक्शन जरूर हुआ है, पर वो किस चीज का इन्फेक्शन है? आपने सारे टेस्ट करा लिए, है ना, आपने मतलब उसके सारे स्कैन्स करा लिए, एक्सरे करा के देख लिया कहीं बोन का तो कुछ नहीं है, फिर हमने नॉर्मल टेस्ट करा के देख लिए, भाई ब्लड में शुगर तो ज़्यादा नहीं है कि इन्फेक्शन हो गया। इन्फेक्शन शुगर वालों को जल्दी हो जाता है, डायबिटीज़ के पेशेंट को जल्दी हो जाता है, तो वही वो टेस्ट करा के देख लिया। फिर हमने पैथोजेनिक सिचुएशन पता कर ली कि भाई मान लो ऐसा तो नहीं कोई ट्यूबरकुलोसिस का इन्फेक्शन हुआ हो इसीलिए हो रहा हो, ऐसा तो नहीं कि कोई और ग्रोथ हो, कोई मैलिग्नेंट या कोई बेनाइन, मतलब कि कोई ऐसे गठान जो हो जाती है, हो सकता है वो हो, इसीलिए हमने उसका भी टेस्ट करा लिया। अब नहीं समझ में आ रहा क्या है, पर उसके अंदर ये समझ में आ रहा है कि स्वेलिंग है, इन्फेक्शन है, हो सकता है थोड़ा सा पस मवाद भी बन रहा हो, तो ये तो हमें दिख रहा है ना। तो पता कैसे करेंगे? अब हम क्या करेंगे, प्रोसेस है, ये होता है, हमने उसमें इंजेक्शन डाला, इंजेक्शन डाल के उसका जो लिक्विड है वो निकाल लिया, इस लिक्विड को लैब में भेजा कि भाई हमें पता करके बताओ इसके अंदर कौन सा बैक्टीरिया है। अब बैक्टीरिया जब हमें पता करना है, इफ यू वांट टू नो अबाउट द बैक्टीरिया, तो हमें उसमें टेस्ट लगाना पड़ेगा कि कौन सा बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम नेगेटिव है, ग्राम पॉजिटिव है, ग्राम नेगेटिव है, एरोबिक है, एनारोबिक है, किस टाइप का, किस नेचर का बैक्टीरिया है। ऐसे ही जैसे हमारी बॉडी में कुछ हुआ तो हमने लैब में टेस्ट किया कैसा बैक्टीरिया है, और जब हम बैक्टीरिया को पता कर लेंगे तो उसके हिसाब से अकॉर्डिंग टू इट मेडिसिन देंगे, क्योंकि मेडिसिन भी ऐसी ही बनी होती है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के लिए अलग अलग, मतलब कि एरोबिक, एनारोबिक, ऐसे अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया के लिए अलग अलग मेडिसिन होती है, तो हम फिर वो देंगे। तो हमें पता करना होता है कि बैक्टीरिया का नेचर क्या है। तो नेचर पता करने के लिए ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम नेगेटिव है, उसमें हम करते हैं ग्राम स्टेनिंग टेक्निक। ग्राम स्टेनिंग टेक्निक जो है ये हांस क्रिश्चियन ग्राम ने 1884 में डेवलप करी थी, और इस टेक्निक में डिफरेंशिएट कर लेते हैं हम ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। हाँ मैम ये तो हमें मालूम है, इसमें तो क्या ही है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, स्टेप्स। अब जो बड़ी बात है, जो इंपॉर्टेंट है, वो है स्टेप्स। क्या स्टेप्स होते हैं? तो मैं आपको बताती हूँ एक सीक्वेंस ऑफ स्टेप, ठीक। सबसे पहले बस 3 स्टेप होते हैं, तीन स्टेप, देयर आर ओनली 3 स्टेप्स। पहला स्टेप होता है, पहले स्टेप में जो बैक्टीरिया है उस बैक्टीरिया के ऊपर डाला जाता है क्रिस्टल वॉयलेट, क्रिस्टल वॉयलेट नाम का स्टेन, जो कलर होता है जिसमें, ठीक है, जो कलर शो करता है। और कलर इसका कौन सा होता है? तो इसका कलर होता है ब्लू। ब्लू मेरा फेवरेट कलर है, ठीक है, तो ब्लू कलर का ये स्टेन होता है। मैं ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव, ग्राम स्टेनिंग में गड़बड़ी इसलिए नहीं करती, ब्लू कलर का उसमें यूज हो रहा है, मैं पूरा सही बता दूंगी। तो ब्लू जो है वो क्या है? क्रिस्टल वॉयलेट स्टेन। जो बैक्टीरिया है उसके ऊपर पहले क्रिस्टल वॉयलेट स्टेन डाला तो वो ब्लू कलर का हो गया, ठीक। उसके बाद दूसरे स्टेप में इसमें एक और चीज डाली जाती है, वो होता है आयोडीन सॉल्यूशन। आयोडीन सॉल्यूशन, आयोडीन सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन होता है 0.5%, ठीक है। पहले कलर डाला, फिर आयोडीन स्टेन डाला, उसके बाद इसको वॉश कर दिया, बैक्टीरिया को वॉश कर देते हैं। बैक्टीरिया को किससे वॉश करते हैं? तो वॉश करते हैं अल्कोहल से, ठीक है, वॉश कर दिया। अब जब आपने वॉश कर दिया किसी चीज को, जब आप देखो अल्कोहल होता है, जैसे सैनिटाइजर होता है, स्पिरिट होता है, तो सैनिटाइजर जो होता है वो अपन यूज करते हैं, उसमें भी तो कुछ परसेंटेज अल्कोहल प्रेजेंट है।
स्पिरिट जो है वो मेडिकल प्रोफेशन में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। आप कॉलेज में जाओगे, जब पहली बार अपने लैब्स में जाओगे तो वहाँ पर जो इंस्ट्रूमेंट्स रखे होंगे ना, उसमें उसको क्लीन करने के लिए जो कॉटन यूज़ होती है वो स्पिरिट में डिप करके यूज़ होती है, ठीक है। वो वैसा वो वाला स्पिरिट नहीं कि जला देने वाला, ये अल्कोहल वाला नॉर्मल स्पिरिट कम परसेंटेज का, उससे क्लीन करते हैं तो वो सारे बैक्टीरियाज को क्या कर देता है, साफ कर देता है ना, डिसइंफेक्ट कर देता है। तो अल्कोहल हमने यूज किया वॉश करने के लिए, है ना, हमें बैक्टीरिया को मारना नहीं है, ठीक है। तो हम उस हिसाब से अल्कोहल का परसेंटेज रखते हैं, या फिर अल्कोहल के अलावा भी कोई चीज यूज कर सकते हैं अगर हमारे पास उस परसेंटेज का अल्कोहल नहीं है। अब बात आती है, हमने जब वॉश करेंगे अल्कोहल से तो चीजें क्लीन होनी चाहिए। तो क्लीन होते समय अगर बैक्टीरिया में से ये ब्लू वाला कलर चला जाएगा या तो फिर ब्लू वाला कलर रहेगा, दो ही चीजें होंगी, या तो कलर रह जाएगा जब वॉश करेंगे या तो कलर चला जाएगा। अब बस ये रह गया है या चला गया है, इसी पर ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव हो जाता है। एक एक करके ये जो मैंने ये सुनाया है इस पर ध्यान दो। देखो, बैक्टीरियाज आर स्टेन्ड बाय वीक एल्कलाइन सोल्यूशन यानी कि क्रिस्टलाइन वॉयलेट, जिसको हम एक्चुअली में कहते हैं ग्राम स्टेन। बैक्टीरिया के ऊपर पहले वो डाला जाता है ग्राम स्टेन, ठीक है, स्टेनिंग की जाती है। स्टेन का मतलब होता है कलर चढ़ा देना। स्टेनिंग की जाती है, रिजल्टिंग द फॉर्मर टेकन अप ब्लू कलर। तो जो बैक्टीरियल सेल होगा वो कौन सा कलर ले लेता है, मेरा फेवरेट कलर ब्लू कलर ले लेता है, ठीक। अब क्या होता है, दे आर देन ट्रीटेड विद 0.5% आयोडीन सोल्यूशन। उसके बाद उसको थोड़ी देर रखने के बाद फिर उस पे आयोडीन सोल्यूशन डालते हैं 0.5 कॉन्सेंट्रेशन में। उसके बाद क्या करते हैं, आफ्टर स्टेनिंग बैक्टीरिया आर वॉश्ड विथ एसीटोन और इथाइल अल्कोहल। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं करते, किससे वॉश कर लेते हैं, एसीटोन से या इथाइल अल्कोहल से। आफ्टर वॉशिंग जब वॉश कर देते हैं, सम बैक्टीरिया रिटेन स्टेन, सम बैक्टीरिया आर डिसकलर्ड। किसी किसी में कलर रह जाएगा, किसी में डीकलराइज हो जाएगा। इससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि किस में कलर रह गया, किस में डीकलराइज हो गया, ये यहां तक के स्टेप्स क्लियर है, ये मेन स्टेप्स हैं हमारे। इसको एक बार लिख लीजिए, जितना मैंने यहां पर लिखा है, ये 3 इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं, ये लिख लीजिए। ओके डन। सो नाउ वील स्टार्ट विद जिसने स्टेन ले लिया उसका क्या हुआ और जिसने स्टेन नहीं लिया उसका क्या हुआ। देखो, अगर कोई स्टेन ले लेगा तो ये तो पॉजिटिव चीज हुई, और स्टेन नहीं ले पाया तो नेगेटिव चीज हुई। तो जिसने स्टेन को अब्सॉर्ब कर लिया जिस बैक्टीरिया ने, वो हो गया हमारा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। जो अब्सॉर्ब नहीं कर पाया वो हो गया ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। क्लियर। तो आप देखो, नेक्स्ट इज बैक्टीरिया विच रिटेन स्टेन, या तो उसमें वॉयलेट या पर्पल कलर आ जाएगा। अब आपको क्वेश्चन आ सकता है, जब ब्लू कलर का स्टेन डाला था तो ये वॉयलेट और पर्पल कलर कहाँ से आया। आप ये क्यों भूल जाते हो कि हमने 0.5% आयोडीन सोल्यूशन और उसके बाद इथाइल अल्कोहल भी तो ऐड किया है। अच्छा, ये यहाँ पर आपने जो अल्कोहल लिखा है इसको लिखो इथाइल अल्कोहल, पूरा लिखो इथाइल अल्कोहल, इट इज इथाइल अल्कोहल, ठीक है, इथाइल अल्कोहल पूरा नोट करना। तो अब अपन ने ये सारी चीजें भी तो डाली हैं, तो कलर तो चेंज होगा, इसीलिए पर्पल और वॉयलेट कलर का हो गया। तो उनको बोला ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। एग्जाम्पल में बेसिलस सबटिलिस and bacteria which decolorize are known as gram negative bacteria। जो decolorize हो गए, जिन पर कलर नहीं चढ़ पाया, वो क्या हो गए, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। एग्जाम्पल है एस्केरिशिया कोलाई, याद आ गया, बहुत बार पढ़ा था एस्केरिशिया कोलाई बैक्टीरिया पढ़ते वक्त। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया आर काउंटर स्टेन्ड बाय सैफ्रोनिन। तो फिर अब उनको कैसे, अब कलर तो कुछ चढ़ा नहीं, तो हमने बोल दिया कि भाई ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अब उस पर वापस से सैफ्रोनिन स्टेन डाला जाता है, और फिर अगर वो सैफ्रोनिन स्टेन ले लेता है तो कंफर्मेशन इस चीज का कंप्लीट कि भाई ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। ये होता है कि कैसे ग्राम स्टेनिंग होती है और कैसे ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज होते हैं। अब हम डिफरेंस देखेंगे ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होता है वो डार्क वॉयलेट या पर्पल कलर का दिखता है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके। तो फिर जिसने स्टेन नहीं लिया था वो कौन से कलर का दिखेगा, वो पिंक या रेड कलर का दिखेगा।
ठीक, तो अपीयर एज डार्क वॉयलेट और पर्पल एंड कलर्ड आफ्टर ग्राम स्टेनिंग। ग्राम स्टेनिंग के बाद ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का कलर हो जाता है डार्क वॉयलेट या फिर पर्पल, जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पिंक या फिर रेड कलर का हो जाता है कलर्ड आफ्टर ग्राम स्टेनिंग। नेक्स्ट है हैव थिक पेप्टिडोग्लाइकैन लेयर एंड लैक लाइपोपॉलीसैकेराइड लेयर। जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं, ये तो ठीक है, हम मैडम समझ गए कि वो उसने ग्राम पॉजिटिव स्टेन मतलब कि ग्राम स्टेन को पॉजिटिव रिजल्ट बताया जब उसने कलर अब्सॉर्ब कर लिया था। ग्राम नेगेटिव तब होगा जब वो कलर अब्सॉर्ब नहीं कर पाया सेल। तो एक्चुअली में ये कलर अब्सॉर्ब हो कहाँ पे रहा है, तो देखो जो लेयर होती है थिक लेयर पेप्टिडोग्लाइकन की बनी हुई, वही ये कलर ले लेगा। अब जो पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर है उसमें सिर्फ पेप्टिडोपेप्टाइड ग्रुप और ग्लाइकन कार्बोहाइड्रेट ग्रुप प्रेजेंट है, लेकिन लाइपोपॉलीसैकेराइड प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, उसके बाद थिन लेयर होती है पेप्टिडोग्लाइकन की, कहां, नेगेटिव बैक्टीरिया में, एंड आउटर लाइपोपॉलीसैकेराइड मेम्ब्रेन, लेकिन बाहर पॉलीसैकेराइड मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहती है। एक में पेप्टिडोग्लाइकन मोटा मोटा थिक लेयर है और जो लाइपोपॉलीसैकेराइड है वो एब्सेंट है, वो है ही नहीं। दूसरे में जो पॉलीसैकेराइड है वो प्रेजेंट है और पेप्टिडोग्लाइकन की पतली सी लेयर है। ठीक, नेक्स्ट एग्जाम्पल है स्ट्रेप्टोकोकस बैसिलस और सबटिलिस। ठीक है, ये तो हमने अभी पढ़ ही लिया, स्ट्रेप्टोकोकस और बैसिलस सबटिलिस, और ई कोलाई और राइजोबियम हमारे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का एग्जाम्पल। अब बात आती है कि भाई जो हम माइकोप्लाज्मा की बात कर रहे थे उसमें रिप्रोडक्शन कैसे होगा। तो माइकोप्लाज्मा में दो तरीके से रिप्रोडक्शन होता है। पहला रिप्रोडक्शन का तरीका होता है बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन। दूसरा होता है एंडोस्पोर के माध्यम से, एंडोस्पोर की जरिए। तो मैडम स्पोर बन गया, हाँ बिल्कुल बन जाता है। ठीक है, तो एंडोस्पोर मिल गया और हमें क्या मिल गया, बाइनरी फिजन। तो बाइनरी फिजन क्या होता है, टेक्स प्लेस ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन होंगी, बाय मतलब दो, फिजन मतलब टूटना, तो ये जो माइकोप्लाज्मा है ये दो सेल्स में टूट जाएगा। ठीक है, और दो नए सेल्स बन जाएंगे। एक तो रिप्रोडक्शन ये हो गया, इजीएस्ट फॉर्म पहले से पढ़ा हुआ है। यहाँ पर इसकी इमेज है कि कैसे दो सेल्स आपस में डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, अब बात आती है एंडोस्पोर से कैसे होगा। तो एंडोस्पोर मैंने आपको बताया था उस सिचुएशन में काम आता है जहां पर सेल के ऊपर स्ट्रेस क्रिएट हो जाए, सेल प्रॉब्लम में आ जाता है, तो उस दौरान न्यूट्रिएंट्स भी दे देता है एंडोस्पोर। और दूसरी क्या चीज करता है कि वहां पर प्रेजेंट होती है एक कॉपी उसके डीएनए की, तो वो डीएनए की कॉपी संभाल के रखता है। इसीलिए संभाल के रखता है तो उसके आसपास बाहर चार लेयर्स होती हैं, 4 कोट होते हैं। देखो ये दिख रहा है स्ट्रक्चर। सबसे बाहर की तरफ जो लेयर है वो हमारी कौन है, सबसे बाहर आउटर मेम्ब्रेन, उसके बाद आउटर कोट, फिर कोर, फिर सेल वॉल आपको अंदर दिख रही है, इनर मेम्ब्रेन और कॉर्टेक्स ये बीच का पोर्शन। इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। तो एक्चुअली में जब हम बोलते हैं एंडोस्पोर तो उसमें 4 चीजों से स्ट्रक्चर बनता है। पहला होता है एक्सोस्पोरियम, एक्सोस्पोरियम, ठीक है। दूसरा होता है स्पोर कोट। तो वो चारों चीजों पर मैं आपको बताऊं, फिर होता है कॉर्टेक्स और सेल। तो ये जो एक्सोस्पोरियम है ये कैसा होता है, लाइपोप्रोटीन की लेयर होती है, लिपिड और प्रोटीन की बनी हुई लेयर होती है जो प्रोटेक्शन बनाए रखती है। उसके बाद आता है स्पोर कोट। तो स्पोर कोट में डाइसल्फाइड रिच प्रोटीन होता है, इम्परवियस, टफ एंड रेजिस्टेंट। मतलब इसके ये इतनी रेजिस्टेंट होती है कि इसके अंदर बाहर मूवमेंट होना मुश्किल होता है। सिर्फ इमरजेंसी सिचुएशन में आप ये वाला डीएनए काम में ले सकते हो, अदरवाइज आप काम में नहीं लोगे। और पता है जहां पर डीएनए प्रेजेंट होता है वहां पर रेप्लिकेशन हो जाएगा। तो ये यहाँ पर स्पोर कोट बहुत स्ट्रांगली प्रेजेंट है। अब एक्सोस्पोरियम और स्पोर कोट हो गया, फिर कॉर्टेक्स और कोर वॉल, ठीक है। कॉर्टेक्स और कोर वॉल, कॉर्टेक्स और कोर वॉल। अब हमने ये तो देख लिया कि बाहर की 2 लेयर इसकी बनी है, अंदर की 2 लेयर इसकी बनेंगी। इसमें से पेप्टिडोग्लाइकन प्रेजेंट है और डाइसल्फाइड लाइपोप्रोटीन प्रेजेंट है। मतलब लिपिड मिल गया, प्रोटीन मिल गया इन दोनों लेयर में, और इन दोनों ने क्या करके रखा है, बहुत तेज से बहुत टाइटली आउटर कवरिंग बना रखी है। अब बात आती है कॉर्टेक्स और सेल वॉल की। तो जो कॉर्टेक्स होता है वो पेप्टिडोग्लाइकन का बना रहता है, ठीक है। पेप्टाइड ग्रुप उसके साथ जुड़ा रहता है पेप्टिडोग्लाइकन का। और कोर वॉल जो होती है वो थोड़ी डेलिकेट होती है, वो अंदर होती है ना, तो डेलिकेट होती है, उसके पास ही डीएनए होता है, तो वो प्रोटीनेशियस होती है और इनर मोस्ट लेयर होती है। प्रोटीनेशियस क्यों है, क्योंकि डीएनए वहां रह रहा है,
है ना, तो प्रोटीन तो आएगा ही आएगा। तो डीएनए के पास जो वॉल है वो प्रोटीन वाली है, बाकी सारी बाहर वाली स्ट्रॉन्ग इम्परवियस थिक वॉल्स हैं जिससे कि कोई एक्सचेंज ना हो सके। और एंडोस्पोर रख रहा है कॉपी ऑफ डीएनए, और जब इमरजेंसी सिचुएशन होगी, जब स्ट्रेस की कंडीशन होगी, तो उसने सेल के जो डीएनए मटीरियल है उसको जकड़ के पकड़ के रख रखा है ताकि वो आगे जाके डिवाइड कर सके और जरूरत पड़ने पर वो न्यूट्रिएंट भी प्रोवाइड कर देगा। बात खत्म हो गई। ये हो गया हमारा रिप्रोडक्शन की सेल में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। अब देखो, एंडोस्पोर कंटेन्स एंटीकोएगुलेंट डाइपाइक्लोक्लिनिक एसिड डीपीए, ठीक है, एंटीकोएगुलेंट डाइपाइकोलिनिक एसिड जो डीपीए कहलाता है। ये इंपॉर्टेंट है नीट के लिए। क्या? डीपीए, ठीक, सॉरी हाँ, डीपीए एंटीकोएगुलेंट डाइपाइक्लोनिक एसिड। एंड कैल्शियम भी होता है, पर कैल्शियम किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है? कैल्शियम डाइपाइक्लोनेट के फॉर्म में। कैल्शियम प्रेजेंट है किस फॉर्म में? कैल्शियम डाइपाइक्लोनेट के फॉर्म में प्रेजेंट है, विच प्रोवाइड्स हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंट प्रॉपर्टीज। और एक्चुअली में एंडोस्पोर क्या करने वाला है? एंडोस्पोर स्ट्रेस की कंडीशन में, आपको एंडोस्पोर के बारे में अपने दिमाग में बिठा लेना है। एंडोस्पोर अगर बैक्टीरिया के किसी भी सेल के अंदर प्रेजेंट है तो वो हमेशा स्ट्रेस की कंडीशन में मदद करेगा। तो हाई टेम्परेचर में जो सरवाइव करवा दे, हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंट प्रॉपर्टी जब बैक्टीरिया में आती है तो वो किससे आती है? हमने देखा है ना, बैक्टीरिया अलग अलग टाइप के होते हैं। हाई रेजिस्टेंट, हाई टेम्परेचर में भी रह जाते हैं, मतलब कि बहुत ज़्यादा गर्म टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा ठंडे टेम्परेचर को भी झेल जाते हैं, है ना। और ठंडा टेम्परेचर -190 डिग्री तक का। तो यहाँ पे हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंट प्रॉपर्टी प्रोवाइड करने वाला कौन है? वही एंडोस्पोर। तो एंडोस्पोर क्या कर रहा है? एंडोस्पोर के पास एक तो डीपीए है और दूसरा उसके पास कैल्शियम है। कैल्शियम किस फॉर्म में है? कैल्शियम प्रेजेंट है, कैल्शियम डाइपाइक्लोनेट के फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है, ये इस फॉर्म में प्रेजेंट है। यानी हमें बस दो चीज याद रखनी है कि एंडोस्पर्म के बाहर 4 लेयर हैं वो याद रखनी है, और उसके अंदर प्रेजेंट क्या है वो याद रखना है। बात समझ गए? अब पहले लेयर्स लिख लो कौन कौन सी है। ये 4 लेयर्स प्रेजेंट है, लेयर्स ऑफ एंडोस्पोर, ये 4 लेयर प्रेजेंट है, इसको लिख लीजिए, ठीक है। एंडोस्पोरियम, स्पोर कोट, कॉर्टेक्स, कोर वॉल। इसके बाद काम इसके पास क्या हो रहा है? हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंट प्रॉपर्टी प्रोवाइड कर रहा है। किसकी मदद से कर रहा है? जो उसके पास इतनी भारी एंटीकोएगुलेंट, मतलब जो जमती ना हो, जो कोएगुलेट ना करे। तो ये प्रोटेक्टिव क्राइटेरिया होता है। हमारी बॉडी में भी एंटीकोएगुलेंट फैक्टर प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से हमारा ब्लड अंदर जमता नहीं है। नहीं तो ऐसे हमारी ब्लड वेसल्स में ब्लड जा रहा है, इतना फ्लो कर रहा है, कहीं बीच में जम क्यों नहीं जाता? क्योंकि एंटीकोएगुलेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो एंटीकोएगुलेंट जो इसमें एसिड है वो है डीपीए, एंटीकोएगुलेंट डाइपाइकोलिनिक एसिड, और कैल्शियम प्रेजेंट है, कैल्शियम डाइपाइकोलिनिक एसिड और डाइपाइकोलिनेट कैल्शियम। दैट्स इट। ये हमारी हो गई बात किसकी? एंडोस्पोर की। यहाँ पर हमने माइकोप्लाज्मा के बारे में, ग्राम स्टेनिंग के बारे में जितना इंपॉर्टेंट है उतना डिस्कस कर लिया है। क्वेश्चंस में और भी चीज़ें निकल कर आएंगी, कैसे इन्हीं इंफॉर्मेशन में से क्वेश्चन कैसे निकला है वो निकल के आएगा। तो इसको अच्छे से ध्यान से देखना है, स्ट्रांगली पढ़ लेना है सब कुछ, ठीक है, जितना समझ लेना है। सीक्वेंस में हम टॉपिक को रिवाइज करते चलेंगे, तो उसके लिए जाओ www.magnetbrains.com ऑफिशियल वेबसाइट पर, वहाँ पर आपको एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज का ऑप्शन मिलेगा। तो उस पर जाकर के नीट सिलेक्ट करो, नीट पे जाकर बायोलॉजी सिलेक्ट करो, वहाँ पर जाओगे ऑफिशियल पेज ओपन होगा, वहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन है, व्हाट चैप्टर वाइज वीडियोज़ लिखा है, यहाँ पर सीक्वेंस में चैप्टर वाइज वीडियोज़ मिलेंगे, प्ले करो। इस तरीके से वीडियोज़ आपके सामने प्ले होने लगेंगे। आपको क्या करना है? सारे वीडियोस को, टॉपिक को रिवाइज करते चलना है, क्वेश्चन जहां आ रहा है उसको सॉल्व करते चलना है।
और दूसरी बात, मुझसे इंटरेक्शन बना के रखना बहुत ज़रूरी है, तभी मुझे पता चलेगा हम तैयारी कैसी कर रहे हैं। तो लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट में आप कोई भी चीज़ पूछ सकते हो, बता सकते हो, अप्रिशिएट करते हो तो मुझे वो भी अच्छा लगता है। सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपका कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना हो। एज वेल एज इसे शेयर ज़रूर करिए अपने फ्रेंड्स, सिबलिंग्स और सारे वर्चुअल ग्रुप्स में, जहाँ पर मिलकर के हम सारी पढ़ाई की बात करेंगे और नीट के एग्जाम को क्रैक करेंगे। मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE नीट का जो प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर आपको नीट जैसे बड़े एग्जाम के लिए पूरा कंप्लीट जो एजुकेशन है वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड हो रहा है। वैल्यू एट अच्छे से बढ़िया तरीके से अपनी तैयारी करिए। मैं आपसे मिलूंगी फिर से नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच एंड कीप स्टडी।